हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास 30 मार खां का पार्ट 8। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं सुने हों तो मेरे इसी चैनल के वीडियो पर जाकर सुन लें। मिल गया है वो जिसमें वो सारे गुण हैं जो मैं चाहता हूँ। सूरज सिंह ने उसे देखा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? पूछोगे नहीं कि वो कौन है? मुझे क्या लेने देना इस मामले से? जो मन में आए करो, एक बार तो पूछ लो। सूरज सिंह गंभीर था। नजरें जुगल किशोर पर थी। पूछा, वो तुम हो? मैं जुगल किशोर हड़बड़ा उठा। हाँ, मैं तुम्हें अपना वारिस घोषित करने जा रहा हूँ। मेरी जगह अब तुम सर बनोगे। सब कुछ तुम संभालोगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत तरक्की करोगे। क्या पागल तो नहीं हो गए हो तुम? जुगल किशोर ने खुद को संभालने की चेष्टा की। क्यों? मैं पहली क्लास के बच्चों को संभाल कर लाइन में बिठाने की औकात नहीं रखता और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे अंडरवर्ल्ड का तामझाम संभालूं? मेरी वो काबिलियत तुम्हें नज़र आ गई जो मुझ में सिरे से ही नहीं है, जिसकी हवा मुझे आज तक नहीं लगी, और तुम उस हवा का तूफान भी मिल गया है। मेरे भाई, माफ़ कर, मुझे जाने दे। 4 दिन यहाँ रहकर बहुत दुख पा लिए हैं। मुझे उदाई का सुख दे, मेहरबानी होगी। सूरज सिंह की बात पर जुगल किशोर वास्तव में बौखला उठा था। सूरज सिंह के होठों पर मुस्कान उभरी। मोरनी गंभीरता से दोनों को देख रही थी। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। सच में तुम बूढ़े हो चुके हो, सठिया चुके हो। तुम्हें अपने धंधे से हट जाना चाहिए। जुगल किशोर ने उसे घूरा। तभी तो मैं हट रहा हूँ। अपनी कुर्सी पर तुम्हें बिठाकर इस धंधे से अलग हो जाना चाहता हूँ। सुन, कान खोल कर सुन ले। मैं तेरी बात इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि तेरे कामों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत खुश हूँ अपने धंधे से। मुझे मेरी राह जाने दे। यही तेरा एहसान होगा मुझ पर। सूरज सिंह ने मुस्कुराकर मोरनी को देखा, फिर जुगल किशोर को। मेरे धंधे में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है तो मैं पैदा कर दूंगा। अच्छा, वो कैसे? तुम जो काम करते हो पैसों के लिए करते हो, और मेरे धंधे में बहुत पैसा है। बिजनेस में मेरा अरबों रुपया लगा हुआ है और अरबों रुपया मेरे पास बेकार पड़ा है, जिसकी मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या तुम नहीं चाहते कि अरबों के धंधे के मालिक बनो? हमारे धंधे में पैसा बरसात के बूंदों की तरह पाँव के पास गिरता है। ज़रूरत है तो सिर्फ समझदारी की, जो कि तुम्हारे पास है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ जो तुम्हें बुढ़ापा और खुद को बचाया और खुद को फंसाया। मेरे को जरा भी दिलचस्पी नहीं है तेरे में, तेरे अरबों के रुपयों में, तेरे धंधे में। मुझे जाने दे यार, जाकर कोई मुर्गा वुर्गा तलाश कर। जुगल किशोर की आवाज़ में जल्लाहट थी। सूरज सिंह मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ, फिर दीवार की तरफ बढ़ा जहाँ पेंटिंग लगी हुई थी। जुगल किशोर ने मोरनी को देखा। बूढ़ों का दिमाग ठीक तो है, पागल तो नहीं है यह। मोरनी के होठ बंद रखे थे। सूरज सिंह ने पेंटिंग को एक तरफ सरकाया तो पीछे छोटी सी तिजोरी नजर आई। उस पर लगे कॉम्बिनेशन नंबर स्पष्ट नजर आ रहे थे। सूरज सिंह तिजोरी के ठीक सामने हुआ और कॉम्बिनेशन नंबर मिलाकर तिजोरी इस तरह खोली कि नंबरों का सिस्टम कोई देख न सके। जुगल किशोर ने देखा कि तिजोरी में 2-3 रिवॉल्वर और एक रिमोट कंट्रोल पड़ा था। सूरज सिंह ने रिमोट कंट्रोल उठाया और तिजोरी बंद करके पलटा। जुगल किशोर, सूरज सिंह का शांत स्वर। हमारे धंधे में कितना पैसा है उसकी एक छोटी सी झलक तुम्हें दिखाता हूँ।
बातों से तुम वो समझ नहीं पा रहे जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस बंगले के उस हिस्से में ले जा रहा हूँ जहाँ किसी को भी जाने की मनाही है। अगर कोई उधर जाना भी चाहे चोरी छुपे तो नहीं पहुँच सकता, पहले ही अलार्म बज जाएगा। वहाँ मोरनी और भीमराव के अलावा आज मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, आओ। कहने के साथ ही सूरज सिंह अन्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। जुगल किशोर ने होठ सिकोड़कर मोरनी को देखा। चलो, मोरनी ने कहा। उसका स्वर शांत था। जुगल किशोर और मोरनी सूरज सिंह के पीछे चल पड़े। 3 दरवाजे और रास्ते को पार करके तीनों एक दरवाजे के पास पहुँचे जो स्टील जैसा नजर आ रहा था, जो कि आर्म प्रूफ था। यह दरवाज़ा किसी चाबी से नहीं, रिमोट कंट्रोल से खुलता है। अगर इसे हाथ भी लग जाए तो कानों को फाड़ देने वाला अलार्म बज उठता है। यहाँ से आगे की दीवार देखने पर ईंटों की अवश्य महसूस होती है, लेकिन दीवारों के भीतर फर्श से छत तक स्टील की आर्म प्रूफ चादर है, जिसे किसी भी तरह बेदा नहीं जा सकता। इन प्रबंधों का एक ही मतलब है कि कोई वहाँ न पहुँच सके जहाँ हम जा रहे हैं। सूरज सिंह के कहने के साथ ही जुगल किशोर को देखा। मुझे क्या दिखता है, आगे चल, वो दिखा जो दिखाने जा रहा है। बढ़िया इंतजाम कर रखा है। सूरज सिंह ने के हाथ में थमे रिमोट कंट्रोल को दरवाजे की तरफ करके उस पर लगा इकलौता बटन दबाया। वो सामने नजर आ रहा दरवाज़ा बेआवाज़ खुलता चला गया। सामने ही सामान्य से 1.5 गुना बड़ा कमरा था। सूरज सिंह आगे और पीछे थे। दोनों ने भीतर प्रवेश कर गए। भीतर हो रही रोशनी में कमरे का एक एक हिस्सा चमक रहा था और कमरा पूरी तरह खाली था। फर्नीचर तो दूर, कहीं तिनका पड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे से के हटते ही भीतर रोशनी चालू हो जाती है। यहाँ चलने वाली रोशनी का संबंध दरवाजे से है। दरवाज़ा बंद तो रोशनी बंद, दरवाज़ा खुला तो रोशनी चालू। यहाँ रोशनी चालू करने और यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता नहीं है, सिस्टम नहीं है। यह खास बात तो यह है कि अगर दरवाज़ा भीतर से बंद हो जाए तो फिर इसे नहीं खोला जा सकता। भीतर जो भी होगा, हवा न मिलने की वजह से वो मर जाएगा। बहुत पक्का इंतजाम कर रखा है बुढ़ऊ ने। दरवाज़ा भीतर से बंद कैसे होता है? जुगल किशोर ने पूछा। इसी रिमोट कंट्रोल से। रिमोट कंट्रोल को दरवाजे की तरफ करके बटन दबा दो तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, परंतु खुलेगा नहीं। खुलेगा तभी जब बाहर से रिमोट कंट्रोल से कोई खोलेगा और बाहर से इसी स्थिति में नहीं खोला जा सकता। सूरज सिंह मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल एक ही है और वह तो भीतर वाले के पास ही होगा जिसने दरवाज़ा बंद किया है। यह उल्टा सिस्टम मुझे समझ नहीं आया सूरज सिंह मुस्कुराया। यह सिस्टम बेवकूफ़ों के लिए बनाया है। वो हंसा। बेवकूफ़ों के लिए? जुगल किशोर ने होठ सिकोड़े। हाँ, वैसे तो इस बात का कोई चांस नहीं है, फिर भी कोई पागल किसी तरह रिमोट कंट्रोल हासिल करके यहीं तक आ सकता है। ऐसा होने पर वो भीतर आते ही सबसे पहला काम दरवाज़ा बंद करने को करेगा, कहीं कोई ऊपर से में आ न जाए। ऐसा करने से ही वो फंस जाएगा और 2-4 घंटों में मर जाएगा। अच्छा हुआ जो यह बात तूने मुझे बता दी। मोरनी खामोशी दोनों को देख रही थी, बातें सुन रही थी। माना कि ऐसा हुआ जैसा कि तुमने कहा, तो फिर तुम बाहर से दरवाज़ा कैसे खोलोगी? क्योंकि अभी तुमने कहा है कि रिमोट कंट्रोल एक ही है, जुगल किशोर बोला। उस रिमोट कंट्रोल को बनाने का सिस्टम मैंने सीख रखा है। कुछ ही घंटों में मैं उसे दोबारा बना सकता हूँ, सूरज सिंह ने मुस्कुराकर कहा। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाई।
लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ कोई आएगा क्यों इस खाली कमरे में देखने के लिए। तुमने इस खाली कमरे के लिए इतना पुख्ता इंतजाम कर रखा है तो सरासर बेवकूफ़ी की है। लो देखो, कहने के साथ ही सूरज सिंह घूमा और कमरे की दीवार की तरफ करके रिमोट कंट्रोल पर लगे बटन को दबाया। देखते ही देखते दीवार का वो हिस्सा किसी जादुई सिस्टम की तरह फर्श में सरक गया और पीछे कोठरी सी नजर आई जो बेशकीमती हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। जुगल किशोर हक्का बक्का रह गया। मौनी सतर्क सी नजर आने लगी और देखो, फिर एक के बाद एक इस तरह सूरज सिंह ने 5 और दीवारों के हिस्से हटाए, यानी कि कुल वैसी ही 6 कोठरियाँ नजर आईं। एक में हीरे जवाहरात तो जुगल किशोर देख ही चुका था। 3 अलग कोठरियों में सोने की ईंटों से ठसाठस भरी हुई थी। बाकी 2 में नोटों की कटियाँ करीनी में लगा रखी थी। किसी का हार्ट फेल करवाना हो तो उसे यहीं लाकर इतनी दौलत दिखा दो तो बहुत ही हार्ट फेल के लिए बहुत होगा। जुगल किशोर के दिमाग का कंप्यूटर फौरन हिसाब लगाने लगा। आधे मिनट में ही वह इस नतीजे पर पहुंचा कि यह सारी दौलत 1 खरब रुपए के आसपास होगी। इतनी दौलत को उसने आज पहली बार अपने सामने देखा था, वरना वह तो वो इंसान था जो 20-40 हज़ार को हाथ मार ले तो सोचता था 30 मार लिया। जुगल किशोर के चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा नजर आने लगा। मौनी की गंभीर निगाह कभी जुगल किशोर की तरफ उड़ जाती थी। सूरज सिंह मुस्कुराता हुआ जुगल किशोर के पास पहुंचा। जुगल किशोर के मुंह से कोई शब्द निकल कर राजी नहीं था। मुंह बंद, आवाज़ बंद, सब कुछ बंद हो चुका था उसका। इतनी दौलत देखकर सिर्फ सांस ही चल रही थी, उल्टे पुल्टे ढंग से। क्या हुआ? सूरज सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इतनी दौलत दिखाकर पूछता है कि क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? सब कुछ हो गया है। जुगल किशोर ने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की। इतनी दौलत तुम्हारी है? जुगल किशोर के होठों से निकला। हाँ, मेरी है। सूरज सिंह मुस्कुराया। तुम्हारा कोई रिश्तेदार वारिस तो होगा? जुगल किशोर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। नहीं, लेकिन वारिस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सूरज सिंह के होठों पर गहरी मुस्कान नाची। किसे बना रहे हो वारिस? तुम्हें। जुगल किशोर हड़बड़ाई निगाहों से सूरज सिंह को देखने लगा। मुझे? हाँ, मतलब कि वारिस बनाकर यह दौलत मुझे दे दोगे? जुगल किशोर का गला सूख रहा था। ख्याल तो कुछ ऐसा ही है। सूरज सिंह का स्वर गंभीर हो गया। मेरी जिंदगी जितनी बाकी पड़ी है उसके मुताबिक मैं दौलत लेकर एक तरफ हट जाऊंगा। उसके बाद सूरजपुर के सर तुम बनोगे और यह सारी दौलत और सारे धंधे तुम्हें दे दूंगा। मैं जानता हूँ तुम हिम्मती इंसान हो, समझदार हो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुम सब कुछ करने की हिम्मत रखते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा बिजनेस आगे बढ़ाओगे, इस दौलत को और धंधों को दुगना करोगे। मैं तो तेरे को ऐसा डुबाऊंगा कि तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जुगल किशोर कुछ न कह सका। मौनी की निगाह हर तरफ घूम रही थी। सूरज सिंह ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया तो एक एक करके उन दौलत की कोठरियों के दरवाजे फर्श से निकलकर वापस अपनी जगह पर आने लगे। देखते ही देखते कमरे की हालत पहले जैसी हो गई, जैसे वहाँ सिरे से कुछ ही नहीं था। चलो, सूरज सिंह ने जुगल किशोर को कहा। बुरे हाल से डूबा जुगल किशोर सूरज सिंह के साथ दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मौनी के साथ वे बाहर निकले और दरवाज़ा पार करके सूरज सिंह पलटा और रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। खजाने का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद वे तीनों वापस चल पड़े। सूरज सिंह आगे था, वो वापस। सूरज सिंह उसी कमरे में पहुँचे जहाँ से वे निकले थे। इस दौरान कोई बात नहीं हुई। मौनी छिपी निगाहों से बार बार जुगल किशोर को देख रही थी। जुगल किशोर ने भी इस बात को महसूस किया।
सूरज सिंह ने पेंटिंग के पीछे वाली तिजोरी में चाबी रखी। इस बार भी कॉम्बिनेशन नंबर इस तरह खोला कि कोई समझ न सके। फिर तिजोरी के सामने पेंटिंग करने के बाद सूरज सिंह पलटा। चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा और मोरनी से बोला, सिगरेट दो। मोरनी ने फौरन आगे बढ़कर एक तरफ पड़ा पैकेट उठाया और सिगरेट निकालकर सूरज सिंह के होठों से लगाई और सुलगा ली। सूरज सिंह कष्ट लेकर बोला, बैठो जुगल किशोर, तुम्हें मेरे सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं है। जुगल किशोर आगे बढ़कर खामोशी से बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात करे और क्या नहीं। आंखों के सामने वो खरब की दौलत नाच रही थी। चाय हो जाए? सूरज सिंह मुस्कुराया। जुगल किशोर ने सहमति से सिर हिलाया तो सूरज सिंह ने मोरनी को देखा। मोरनी फौरन आगे बढ़ी और इंटरकॉम पर चाय के लिए कहा, मैं समझता हूँ इस वक्त तुम्हारी क्या हालत हो रही होगी इतनी बड़ी दौलत देखकर। सूरज सिंह ने कहा, कभी मैं तुम्हारी तरह इधर उधर हाथ मारकर खर्चा पानी चलाया करता था, लेकिन मेरे मन में बड़ा बनने की इच्छा थी, कुछ करने की तमन्ना थी और मैंने कर भी दिखाया। मेरी मेहनत रंग लाई और किस्मत ने साथ दिया। इंसान की ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती है, मेहनत और किस्मत। बाकी सब कुछ भगवान के सहारे। एक कहावत है कि फाइटर ही हमेशा जीतता है। सच कहा है, इंसान अगर फाइट नहीं करेगा, हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा तो जीतेगा कैसे। मेरे पास इतनी बड़ी दौलत होती तो मैं भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हाँकता। तो मैं कह रहा था, तभी फ़ोन की बेल बज उठी। सूरज सिंह ठिठका। मोरनी ने फौरन आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, बात की। भीमराव है सर, मोरनी बोली। इशारा पाकर मोरनी ने फ़ोन सूरज सिंह को दिया। कहो, सूरज सिंह ने फ़ोन पर बोला। सर, दर्शन और रतनलाल मेरे पास हैं। मैं उनके साथ कार में हूँ और आपके पास आ रहा हूँ। आ जाओ, 10 मिनट में पहुँचा सर। सूरज सिंह ने फ़ोन बंद करके मोरनी को दिया। भीमराव रतनलाल और दर्शन को ला रहा है। सूरज सिंह के चेहरे पर खतरनाक कठोरता नजर आने लगी। दूसरों को खबर कर दो। यस सर, मोरनी ने कहा और बाहर निकलती चली गई। सूरज सिंह ने जुगल किशोर को देखा। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, आओ तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ। सूरज सिंह एक एक शब्द चबाकर कह उठा। हमारे धंधे में कब कौन आस्तीन का सांप निकल जाएगा आए मालूम होना कठिन है। कभी कभी मालूम हो जाता है और जब मालूम नहीं होता तो उसका काटना बर्दाश्त करना पड़ता है। कहने के साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर थकती लपटी हुई थी। जाना कहाँ है? जुगल किशोर भी उठा। इसी बंगले के दूसरे हिस्से में। इस तरह मेरी इजाज़त के बिना आना मना है। कोई आना भी चाहे तो मैं नहीं तो भी नहीं आ सकता। रास्ते ही ऐसे हैं। बंगले के दूसरे हिस्से में मेरा ऑफिस है, जहाँ बड़े बड़े मामले निपटाए जाते हैं। मेरी हुकूमत की शुरुआत वहीं से होती है। जुगल किशोर कुछ नहीं बोला। सूरज सिंह चला तो जुगल किशोर भी साथ चल पड़ा। वहाँ से बाहर निकलते पर सामने ही गैलरी मिली, जिसके फर्श पर गद्देदार कीमती कालीन बिछा हुआ था। दीवारों के साथ साथ पीतल के बड़े बड़े गमले रखे हुए थे, जिनमें खुशबूदार फूल लगे रहे थे। आगे बढ़ते हुए गैलरी आहिस्ता आहिस्ता घूमती जा रही थी। गैलरी खत्म हुई। सामने मजबूत दरवाज़ा था। सूरज सिंह ने चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला। दोनों दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाज़ा दूसरी तरफ से चाबी लगाकर बंद कर दिया गया। इस वक्त वे दोनों करीब आधे गोल कमरे में खड़े थे। डी के आकार जैसा कमरा था। एक तरफ तो सामान्य दीवारें थी, दूसरी तरफ फर्श से लेकर छत तक गहरा काला शीशा लगा हुआ था। दोनों शीशे के पास पहुँचे। नीचे काफ़ी बड़ा हॉल था, जहाँ अंडे के आकार की लंबी टेबल और कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। टेबल के गिर्द करीब 20 कुर्सियाँ थीं, जिन पर 10-12 व्यक्ति बैठे थे। कुछ ने काले सूट पहन रखे थे और कुछ कमीज पैंटों में थे। उनमें से 3 बियर पी रहे थे।
चार ताश खेल रहे थे, बाकी बातों में व्यस्त थे। देख रहे हो? सूरज सिंह बोले। क्या? यह मेरे आदमी हैं। करीब इतने आदमी 24 घंटे इमरजेंसी के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। एक तरफ यह मेरे आदमियों का रेस्ट रूम है, सूरज सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। उस तरफ जो सफ़ेद दरवाज़ा नज़र आ रहा है वो मेरे ऑफिस का दरवाज़ा है। जब मैं ऑफिस में नहीं होता, रेस्ट कर रहा होता हूँ, तो यहाँ ये खामोशी से अपने आदमियों की हरकतों पर नज़र रखता हूँ। मैं यह जो बातें कर रहे हैं वह भी सुनता हूँ, ताकि मालूम हो कि यह लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। कैसे सुनते हो इनकी बातें? जुगल किशोर ने पूछा। सूरज सिंह 2 कदम आगे बढ़ा और दीवार पर लगा एक स्विच दबा दिया। अगले ही पल वहाँ मध्यम सी आवाज़ गूंजने लगी, जो कि रेस्टरूम में हो रही बातों की स्पष्ट आवाज़ें थी, और सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। जुगल किशोर मुस्कुराया। हर तरफ से पक्का इंतजाम कर रखा है, करना पड़ता है। अगर इस धंधे में जिंदा रहना है तो 10 आँखों से काम लेना पड़ता है। तभी उनके कानों में मोरनी की आवाज़ पड़ी। सर आ रहे हैं। इसके साथ ही मोरनी भी उस टेबल के पास पहुंची नजर आई। सूरज सिंह और जुगल किशोर ने देखा, उन आदमियों के बीच तेजी से हरकत हुई। बियर की बोतलें और ताश वहां से हट गए। टेबल बिल्कुल साफ नजर आने लगा। वह सब सतर्क नजर आने लगे। उनमें होने वाली बातचीत भी बंद हो गई थी। आओ, सूरज सिंह ने कहा और उसी कमरे में लगे एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अपनी उदयपुर में लगा जुगल किशोर उसके पीछे हो गया। दरवाजे के पास सिटक कर सूरज सिंह ने चाबी लगाकर वो दरवाज़ा खोला और सामने ही नीचे जाती सीढ़ियाँ नजर आई। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला, सीढ़ी उतरकर सिटकनी लगा देना। जुगल किशोर ने ऐसा ही किया। सीढ़ियाँ समाप्त होते ही वे दोनों हाल में थे। वहाँ मौजूद सब ने सूरज सिंह का स्वागत किया, सिर हिलाया था। सूरज सिंह अंडे के आकार की टेबल के कोने की तरफ बढ़ गया। जिस कुर्सी पर वह बैठा वहाँ से बाकी कुर्सियाँ स्पष्ट नजर आ रही थी। बैठ जाओ, सूरज सिंह ने हाथ उठाकर कहा। वो सब आदमी कुर्सियों पर बैठ गए। मोरनी एक तरफ हटकर खड़ी रही। उसका चेहरा शांत था। यहाँ बैठो, सूरज सिंह ने जुगल किशोर को देखा। जुगल किशोर सूरज सिंह के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। जितनी इज्जत तुम यह मुझे दे रहा है, उतनी तो मैं अपने दामाद को भी न दूँ। वहाँ मौजूद सब व्यक्तियों ने निगाह रह कर जुगल किशोर की तरफ जा रही थी। चाह कर भी वह पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि यह जुगल किशोर कौन है। सूरज सिंह ने बारी बारी सब पर निगाह मारी। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? एक ने पूछा। ठीक है, सूरज सिंह ने कहा। सर जगनलाल का झंझट खत्म हो जाना चाहिए। उनके आदमी इसी तरह छिपकर हम पर वार करते रहते हैं। हमारे आदमी उसकी तलाश में हैं, सूरज सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। वह ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। उस दिन क्या हुआ था सर? दूसरे ने पूछा। जो हुआ था वो कुछ ही देर में आप लोगों के सामने आ जाएगा। यही बताने के लिए मैं इस वक्त यहाँ आया हूँ। जब जगनलाल के आदमियों से आमने सामना मुकाबला करने की नौबत आई तो दर्शनलाल और रतनलाल भाग गए थे। मेरे पुकारने पर भी वो नहीं रुके और 4-5 दिन बाद भीमराव ने उन्हें तलाश किया है और उन्हें लेकर यहाँ पहुँचने वाला है। बहुत कमीनी हरकत की दोनों ने अपनी जान बचाने की खातिर। नहीं, सूरज सिंह ने हाथ उठाया। उसके होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। वो दोनों अपनी जान की खातिर मुझे गिरा छोड़कर नहीं भागे। हम लोगों के धंधे में जान बचाने के खातिर नहीं भागा जा सकता। मैं समझा नहीं सर। उन दोनों को आने दो, सब समझ जाओगे। सर, अन्य व्यक्ति ने जुगल किशोर के बारे में पूछा। आपके साथ आया युवक कौन है? इसका नाम जुगल किशोर है, सूरज सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। जब दर्शन और रतनलाल मुझे छोड़कर भाग गए, वाड़िया घायल हो गया और मुझे
और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं किसी भी वक्त शूट किया जा सकता हूँ, तो तब इस युवक ने जान पर खेलकर मेरी सहायता की, मेरी जान बचाई। गोली मेरे पेट में लगी, मैं भागने के काबिल नहीं था। मेरे कहने पर भी यह मुझे छोड़कर नहीं गया और जगनलाल के आदमियों से ये मुझे बचाकर निकाल लाया। इसने ऐसे बहादुरी भरे काम को अंजाम दिया है जो शायद उस वक्त कोई दूसरा न देख पाता। बुढ़ऊ, उस वक्त में कल्पा पड़ा है या 20 करोड़ जाने की वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा था। बस इसी गुस्से में मैं तेरे मामले में कूद गया। मैं तो क्या, मेरा बाप भी बहादुर नहीं है। अभी तक मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे उन लोगों से भिड़ गया और तेरे को बचा लिया। अब इस वक्त के बारे में सोचता हूँ तो खुद हैरान होता हूँ कि इतना बड़ा कारनामा मैंने कर कैसे लिया। सूरज सिंह के खामोश होते ही जुगल किशोर ने मुस्कुराकर सबको देखा। तो सर, इसे आपने अपना आदमी बना लिया? नहीं तो फिर इस वक्त इस बाहर व्यक्ति की मौजूदगी हमारी समझ से बाहर है। वह व्यक्ति पुनः बोला, अगले 24 घंटों में मिस्टर जुगल किशोर की मौजूदगी की वजह आप सबको समझ में आ जाएगी। बुढ़ऊ मुझे फंसाने पर लगा हुआ है और मैं फंसने को तमाशा देख। अभी सूरज सिंह के इन शब्दों के बाद जुगल किशोर ने कुछ नहीं कहा। तभी एक तरफ का दरवाज़ा खुला और भीमराव ने भीतर प्रवेश किया। उसके साथ 3 आदमियों ने दर्शन और रतनलाल को घेर रखा था। उन दोनों के चेहरों पर खौफ नाच रहा था। दर्शन और रतनलाल को देखते ही सूरज सिंह मुस्कुराया। आओ मेरे शेरों। सूरज सिंह के स्वर में शक्ति थी। उस दिन तुम दोनों ने कमाल का हौसला दिखाया। दोनों के चेहरे और भी फक पड़ गए। उसके साथ के तीनों आदमियों ने उन्हें आगे धकेला। आओ भीमराव, बैठो, सूरज सिंह ने कहा। लेकिन भीमराव की निगाहें जुगल किशोर पर टिक चुकी थी। चेहरे पर उलझन के भाव थे। जुगल किशोर ने उसकी निगाह को पहचाना, लेकिन लापरवाह बना रहा। भीमराव, सूरज सिंह ने पुनः टूका। भीमराव की निगाहें सूरज सिंह पर आ गई। सर, ये जुगल किशोर, बाद में बात करना, सूरज सिंह के स्वर में आदेश था। भीमराव ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़कर कुर्सी पर आ बैठा। परंतु उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि यहाँ पर जुगल किशोर की मौजूदगी उसे सिरे से पसंद नहीं आई थी। सूरज सिंह की निगाह दर्शन और रतनलाल पर जा टिकी। उस दिन अचानक मेरा चलने का प्रोग्राम तय हुआ था। सूरज सिंह एक एक शब्द चबाकर बोला। 10 मिनट पहले तुम दोनों और वाड़ियों को खबर दी गई और साथ चलने को तैयार हो जाओ। और मैं पूछता हूँ, उन 10 मिनटों में तुम दोनों ने किसे फ़ोन किया और किसे मेरे चलने का प्रोग्राम के बारे में बताया? दोनों के चेहरे पर मौत के भाव और भी गहरे हो गए। तुम दोनों ने उस दिन जगनलाल या उसके किसी खास आदमी को मेरे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी और वे लोग ऐसी ही किसी खबर के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि जब मैं निकला तो वो लोग हमारे पीछे लग गए। रतनलाल, कार तुम ड्राइव कर रहे थे, लेकिन तुम्हें किसी के पीछे आने का पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि तुम लोग जानते थे कि वे लोग पीछे हैं। यह तो वाड़िया ने उन लोगों के पीछे आने के बारे में बताया और मेरे कहने पर मजबूरी में तुमने कार भगाई और उस बड़े बाजार में कार उलटते ही तुम दोनों इसलिए भाग निकले कि उन लोगों ने गोलियां बरसानी थी, जो कि कहीं तुम लोगों को ही न लग जाए। दर्शन और रतनलाल थर-थर कांपते स्पष्ट नजर आ रहे थे। हर किसी की निगाह उन दोनों पर थी। कितनी कीमत ले रहे थे जगनलाल से मेरी जान की? सूरज सिंह का स्वर सर्द था। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। रतनलाल एकाएक हाथ जोड़कर गिड़ा उठा। सूरज सिंह की निगाह दर्शन पर गई। सर, मेरे से गलती हो गई। दर्शन की भय भरी आवाज़ में मौत के भाव थे। सूरज सिंह के होठ पर मौत से भरी मुस्कान उभरी। तुम दोनों ने यह नहीं बताया कि जगनलाल ने मेरी मौत की कितनी कीमत की तय की थी? 50-50 लाख।
बस सिर्फ 50 लाख। सूरज सिंह हंसा। सौदा भी किया तो वह भी मुफ्त जैसा। मेरे से राय ले लेती होती तो कम से कम रकम तो बढ़िया तय करते। अब कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा कि सूरज सिंह के 2 आदमियों को जगनलाल ने तोड़ा और सूरज सिंह के सिर का सौदा किया तो सिर्फ 50 लाख में। किसी को बताते हुए भी मुझे शर्म आएगी। क्यों भीमराव, कम से कम मेरे सिर की कितनी कीमत होनी चाहिए? बुढ़ो, मैं तो तेरे सिर के लिए 5 रुपए भी न दूँ। बेशकीमती चीज़ की कीमत नहीं लगाई जाती सर, भीमराव ने सपाट स्वर में कहा। सुना भीमराव का जवाब सुना? तुम दोनों 50 लाख में ही डूब मरे। सूरज सिंह की आवाज़ में क्रूरता नाच उठी। जगनलाल से बातचीत का सिलसिला कब से चल रहा था? ज़्यादा देर नहीं हुई, 1 सप्ताह ही हुआ था। रतनलाल ने जल्दी से सूखे होठ पर जीभ फेर कर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, फिर ऐसी कभी गलती नहीं होगी। और क्या क्या खबरें दी जगनलाल को? कुछ नहीं सर, दर्शन के हाथ पांव काँप रहे थे। आप जगनलाल से पूछ लीजिए। सुना भीमराव, सूरज सिंह ने दांत पीचकर कहा। बोलता है जगनलाल से पूछ लूँ। मौत का डर सिर पर इस तरह चढ़ा बैठा है कि यह भी नहीं मालूम मैं क्या कह रहा हूँ। 2 पल के लिए वहाँ मौत का सन्नाटा नजर छाया रहा। सूरज सिंह खड़ा हुआ। सब पर उसने निगाह मारी। सब बातें आप लोगों ने सुनी। इन दोनों को जो सज़ा देनी है वह मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। कहकर सूरज सिंह वहाँ से जाने को हुआ तो भीमराव खड़ा होते हुए बोला, सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सूरज सिंह ने उसे देखा। किस सिलसिले में? जुगल किशोर के। इस सिलसिले में कल बात होगी, यहीं पर, सब जब बाकी सब भी मौजूद होंगे। कहने के साथ ही सूरज सिंह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जुगल किशोर उठा और उसके साथ हो लिया। भीमराव ने होठ पीचकर मुंह घुमाया और रतनलाल व दर्शनलाल को देखा। ले जाओ इन दोनों को और ख़त्म कर दो। अपनी मौत का ऐलान सुनते ही दर्शन और रतनलाल तड़प उठे, लेकिन उनके साथ खड़े तीनों आदमियों ने उन पर काबू पाया और उन्हें बाहर ले गए। इसके साथ ही वहाँ मौजूद व्यक्तियों में खुशर पुसर शुरू हो गई। मैं बियर लेकर आता हूँ, एक ने उठते हुए कहा। भीमराव चंद कदमों के फासले पर मौजूद मोरनी के पास पहुँचा। जुगल किशोर ने सर की जान बचाई है तो उसे इनाम देकर चलता कर देना चाहिए, भीमराव ने संभले स्वर में कहा। सर उसे साथ क्यों रखे हुए हैं? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ, मेरी बात का जवाब तुम्हारे पास है। भीमराव की आवाज़ में विश्वास था। मौनी मुस्कुराई। तुम अच्छी तरह जानता हो कि मेरे पास किसी बात का जवाब नहीं होता है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है, पर सर से वास्ता जवाब है जो सर से वास्ता रखती है। भीमराव मोरनी मुस्कुराई। कहो तो सर से पूछकर तुम्हारी बात का जवाब दे देती हूँ। भीमराव मोरनी को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। मोरनी पलटी और वहाँ से चली गई। सोचों में डूबे भीमराव ने सिगरेट सुलगाई और पलटकर एक से बोला, विस्की की बोतल ला। आवाज़ में खुंदक भरी हुई थी। सूरज सिंह ने सिगरेट छिटकाई और टहलने लगा। जुगल किशोर सामने ही कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। तभी मोरनी ने भीतर प्रवेश किया और सूरज सिंह से बोली, सर दवा लेने का वक्त हो गया है। सूरज सिंह ठिठका। मोरनी की बात का जवाब नहीं देकर उसने जुगल किशोर को देखा। जुगल किशोर गंभीरता से सोचो, मैं तुम्हें अपनी कुर्सी देना चाहता हूँ, अपना वारिस बनाना चाहता हूँ और किसी भी तरह तुम्हारे लिए यह ऑफर घाटे का नहीं है। सूरज सिंह ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। बड़ो, अगर तू मुझे अपना माल पानी न दिखाता तो मैं कब का भाग खड़ा रहता। अब तो मैं तेरे साथ गम की तरह तब तक चिपका रहूँगा जब तक तेरे माल पानी को हवा न लगा दूँ। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाई। तुम मेरी बात की समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जुगल किशोर ने स्वर में मजबूरी भरकर कहा। जो काम तुम कहते हो, मुझे ऐसे कामों की आदत नहीं है। कहीं भी मैं मात खा सकता हूँ, इसलिए
इस बात की तुम फिक्र मत करो, सूरज सिंह ने विश्वास भरे स्वर में कहा। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम्हें खुद को यह तसल्ली न हो जाए कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो। मैं तो सिर्फ तेरी दौलत संभालने के काबिल हूँ। तुम जैसा बहादुर आदमी क्या नहीं कर सकता अगर करने की सोच ली। ठीक कहता है तू। इस वक्त तो मैं तेरे नोटों का इंतजाम करने की सोच रहा हूँ। खामोशी से खड़ी मोनी दोनों को देख रही थी। आज मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर हर कोई आना चाहता है। हर कोई मेरी कुर्सी को पाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरी कुर्सी पर बैठते ही वो सूरजपुर का मालिक बन जाएगा। जिन्न की तरह ढेरों ताकतें उन्हें उसे मिल जाएंगी। मेरे सशक्त नेटवर्क का वो मालिक बन जाएगा और मैं चाहता हूँ यह सब तुम हासिल करो। ज़िंदगी में पहली बार तुम मुझे पसंद आए हो अपनी कुर्सी के लिए। जुगल किशोर ने इस तरह कंधों को हिलाया जैसे बहुत मजबूर हो गया है। ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोलो। आगे जाकर अगर मैंने खुद को इस काम के काबिल नहीं समझा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मंजूर है, सूरज सिंह मुस्कुराया, लेकिन मैं तुम्हें इस हद तक काबिल बना दूँगा कि तुम जाने का नाम नहीं लोगे। रोज़ होने वाले करोड़ों की डीलिंग तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ डाल देगी। जुगल किशोर शांत भाव से मुस्कुराया। सर, दवा लेने का वक्त। हाँ चलो, मैं कुछ देर आराम भी करना चाहता हूँ। सूरज सिंह ने मुस्कुराकर मोनी को देखा। अब तुम ये बात सबसे कह सकती हो कि जुगल किशोर मेरा वारिस बनने जा रहा है। ये बात खुलते ही आप कईयों की नाराज़गी मोल ले लेंगे, मोनी ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे किसी की परवाह नहीं। वे मेरे इशारे पर चलते हैं, मैं उनके इशारे पर नहीं। सूरज सिंह की आवाज़ में कठोरता आ गई। जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। और जुगल किशोर, तुम अब कहीं भी जाने को आज़ाद हो। बंगले का जर्रा जर्रा तुम्हारा है, लेकिन अभी बंगले से बाहर मत जाना। यह जानकर कि तुम सर बनने जा रहे हो, कई लोगों के दिलों में तुम दुश्मन बनकर बैठ जाओगे। जगनलाल तो सबसे पहले तुम्हें ख़त्म करने की कोशिश करेगा। जुगल किशोर ने खामोशी से सिर हिला दिया। सूरज सिंह मोनी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जुगल किशोर तब तक वैसे ही खड़ा रहा जब तक कि उनके कदमों की आहट आती रही। फिर फौरन ही पलटा और दीवार पर लगी उस पेंटिंग के पास जा पहुंचा, जिसके पीछे छोटी सी तिजोरी थी, जिस तिजोरी में वो रिमोट कंट्रोल था जिसने सूरज सिंह की दौलत पहुंचा जा सकता था। जुगल किशोर ने जल्दी दीवार पर लगी पेंटिंग हिलाई तो नीचे तिजोरी नजर आने लगी। उसने अच्छी तरह तिजोरी का मुआयना किया। वो काफ़ी मजबूत थी। उसका ताला भी स्पेशल था, यानी कि बिना चाबी के उसे खोलना आसान काम नहीं था। कॉम्बिनेशन नंबर अवश्य मालूम होना चाहिए इसे खोलने के लिए। ये तभी खुलेगी तो मेरा काम कैसे चलेगा। अभी उनके कानों में कदमों की आहट पड़ी। जुगल किशोर ने जल्दी ही पेंटिंग वापस पहले वाली जगह पर की और जल्दी से पलटा तो दरवाजे पर मोनी को खड़ा पाया। जुगल किशोर के चेहरे पर मादक मुस्कान ले आया और मोनी के होठ भी अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा पड़े। अच्छी पेंटिंग है, मोनी अब खुलकर मुस्कुराई। हाँ, तभी तो उसे देखने लगा था। अच्छी पेंटिंग है, मोनी अब खुलकर मुस्कुराई। हाँ, तभी तो इसे देखने लगा था। मैं भी अक्सर इसे देखती हूँ। कहने के साथ ही साथ मोनी आगे बढ़ी। लेकिन दीवार पर लगी पेंटिंग को आंखों से देखा जाता है, हाथों से नहीं। कहने के साथ ही जरा टेढ़ी हुई पड़ी पेंटिंग को सीधा किया। सर फौरन पहचान जाते हैं कि पेंटिंग को छेड़ा गया है। आगे से ध्यान रखना। साली 10 आँख रखती है। जुगल किशोर मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। मैं पूछने आई थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कह दो, मोनी ने होठ सिकोड़ कर कहा। नहीं, तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। क्यों? ज़्यादा पेंटिंग देखना ठीक नहीं। हर किसी को तुम्हारा पेंटिंग देखना पसंद नहीं आएगा। तुम्हें पसंद आया? कुछ मोनी मुस्कुराई। तो मैं जाऊं अपने कमरे में? जुगल किशोर मुस्कुराया। हाँ। जुगल किशोर शराफत से पलटा और बाहर निकलता चला गया। होठ सिकोड़े मोनी कई पलों तक वहीं खड़ी रही।
फिर उसकी निगाह पेंटिंग पर जा टिकी। भीमराव, सुना तुमने? क्या? भीमराव 4 पेग ले चुका था। चेहरे पर छाया नशा स्पष्ट नजर आ रहा था। नया सर कौन बनने जा रहा है? भीमराव की आंखें पूरी खुली। हम में से ही कोई बनेगा। सर ने फैसला कर लिया क्या? भीमराव ने उसे देखा। उस व्यक्ति के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आए। तुम यूं ही मूंछ संवारते रहो। वो नया छोकरा सर बनने जा रहा है। भीमराव का नशा उड़ गया। जुगल किशोर? हाँ वही। किसने बताया? मोरनी ने। कब? अभी 5 मिनट पहले। भीमराव ने दांत पींच लिए। ये कैसे हो सकता है? सारी उम्र धंधे को हम संभालते रहें और उसका मालिक बाहर का बंदा बनने जा रहा है। यह सर का फैसला है। फैसला? दांत पींचकर भीमराव कह उठा। ऐसे फैसले नहीं होता। किसी बाहरी को हमारे काम में कहीं गुंजाइश नहीं। और जुगल किशोर तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं। ये सर का फैसला है, जुगल किशोर का नहीं। मैं नहीं मानता इस फैसले को, भीमराव ने सुलगते हुए सर में कहा और बाहर निकलता चला गया। जुगल किशोर डिनर ले चुका था। रात के 10:30 बज रहे थे। बेड पर अधलेटा सा सोचों में डूबा था और मन ही मन सोने की तैयारी कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और मोरनी ने भीतर प्रवेश किया और पलटकर दरवाज़ा बंद करते हुए चटकनी लगाई और फिर मुस्कुराकर जुगल किशोर को देखा। साली खास बात है जो इस वक्त जमकर सच के आई है। जुगल किशोर ने उसे सिर से पांव तक देखा। पतले से टॉप और मिनी स्कर्ट में थी वो। बिना दिखाई सब कुछ दिख रहा था। होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। आंखों में काजल सी पतली सी परत। कैसे हो? वो मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत लग रही हो। जुगल किशोर ने होठ सिकोड़े। तुम्हारे लिए खास तौर पर सच कर आई हूँ। कई तरह का मेकअप किया है। मोरनी हंसी। कई तरह का मेकअप? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, महसूस हो जाती हैं। और महसूस कब करूँगा? कुछ ही देर में। वो महसूस मैं करूँगा या तुम करवाओगी? मैं करवाऊँगी। मोरनी मुस्कुरा कर रही थी। सबको मालूम हो गया है कि तुम सर बनने जा रहे हो। अच्छा, लेकिन कोई भी इस बात को पसंद नहीं कर रहा कि बाहरी इंसान सर बने। फिर यह सर की सिरदर्दी है। वो क्या करते हैं? तुम खाओ पियो ऐश करो। सूरज सिंह अपने आदमियों को संभाल लेगा, मना लेगा। आशा तो है, मोरनी बोली। कुछ लोग झगड़ा खड़ा कर सकते हैं जो सर के दमदार आदमी हैं। मतलब कि सूरज सिंह को अपने इस फैसले से पीछे भी हटना पड़ सकता है। आशा तो कम ही है, क्योंकि सर भी जानते हैं कि तुम्हें सर बनाने के लिए उन्हें अपने ही आदमियों से बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसे में सर उन्हें कैसे संभालते हैं वो ही जाने। जुगल किशोर सोच भरे ढंग से मोरनी को देखता रहा। तुम्हें पेंटिंग पसंद आई? एकाएक मोरनी बोली। पेंटिंग? सर के कमरे वाली? जुगल किशोर ने पैनी निगाहों से उसे देखा। जिसके पीछे तिजोरी है उसके भीतर रिमोट कंट्रोल है। जुगल किशोर शांत स्वर में बोला। हाँ, मैं उसी पेंटिंग की बात कर रही हूँ। उसे कौन बेवकूफ़ पसंद नहीं करेगा? जुगल किशोर मुस्कुराया। तुम किस तरह के समझदार इंसान हो, अब मैं समझने लगी हूँ। कहने के साथ ही वो दीवार की तरफ बढ़ी। तेरी जात भी अब मैं पहचानने लगा हूँ। दीवार के पास पहुँचकर स्विच ऑफ किया तो कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। यह क्या कर रही हूँ? तैयारी? किस बात की? अपनी जायदाद तुम्हारे नाम लिखने की। मुझे तुम्हारी जायदाद की कोई इच्छा नहीं है। उसे तो अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दो। जायदादों में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं तो नकद पर यकीन रखता हूँ। तब तक वो बेड पर आ पहुँची थी और पूरी तैयारी कर आई थी जायदाद जुगल किशोर के नाम लिखवाने की। जुगल किशोर को जायदाद पर हस्ताक्षर करने पड़े। ये कोई बात हुई? वाड़िया कठोर स्वर में कह उठा। सारी उम्र पौधे को पेड़ बनाने में लगा दी। अब जब फल आने की बारी आई तो हमें पीछे धकेल दिया गया। वाड़िया
उसके कंधे का घाव भर चुका था। थोड़ी बहुत कमी थी जो कि ठीक हो जानी थी। जख्म खुले नहीं थे। उसके लिए गले में बैंडेज डालकर हाथों को उसने फंसा रखा था ताकि पाँव कम हिले, कंधे का बोझ कम पड़े। इस वक्त आधी रात का वक्त हो रहा था। यह इमरजेंसी मीटिंग भीमराव ने बुलाई थी। मीटिंग में खुद भीमराव, वाड़िया, गिरीश, नटवर, नारायण दास और दारू वाले थे। जगह थी ऐसा गोदाम जहां कोकीन के छोटे पैकेट बनाकर एजेंटों को बेचे जाते थे और एजेंट उन पैकेटों में मौजूद कोकीन को फुटकर में अपनी सहूलियत के अनुसार ग्राहक को बेचते थे। सबको इकट्ठा करने के बाद भीमराव ने जुगल किशोर वाली बात सबके सामने रखी तो वाड़िया छूटते ही गुस्से से कह उठा। वह सब गोदाम के ऐसे कैबिन में थे जहां शीशा लगा हुआ था और गोदाम का काफ़ी बड़ा हिस्सा स्पष्ट नजर आ रहा था। उधर आदमी अपने काम में व्यस्त थे। जुगल किशोर वाली बात से सबके चेहरे पर सख्ती आ गई। जुगल किशोर है कौन? नटवर लाल बोला। कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, दारू वाला ने टोका। हमें इस बात से मतलब है कि सर उसे सर बनाने जा रहे हैं। वह सर बनने का हक नहीं रखता और सर उसे किस हक से सर बना रहे हैं? क्योंकि वो सर हैं, इस हक से उसे सर बना रहे हैं। वो हमारे बड़े हैं, नारायण दास कड़वे स्वर में कह उठा। वो हमारे सर हैं, बड़े हैं, गिरीश ने दांत पींचकर कहा। लेकिन इसका क्या यह मतलब तो नहीं है वो हम अपनी मनमानी करते रहें। वो जो भी हैं, आज जो भी हो रहा है हमारे बलबूते पर हो रहा है। हम पीछे हट जाते तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे में उनको कोई बड़ा फैसला करना है तो विश्वास में लेकर चलना चाहिए। और फिर यह तो वैसी ही बात हो गई कि घर में औलाद होते हुए बाहर की औलाद को गोद लेकर अपना वारिस उससे घोषित कर दिया जाए। हम सर की यह बात नहीं मान सकते, भीमराव ने स्पष्ट कहा। बेशक कैसी भी स्थिति क्यों न पैदा हो जाए, हम में से कोई एक ही सर बनेगा, वाड़िया ने दांत पींचकर कहा। इस कुर्सी पर हमारा हक है। नारायण दास ने भीमराव को देखा। सर ने कब कहा वो जुगल किशोर को अपना वारिस बनाने जा रहे हैं? कुछ घंटे पहले, मोरनी ने कहा। भीमराव ने नारायण दास को देखा। हो सकता है मोरनी गलत कह रही हो। क्या बात करते हो? मोरनी कभी गलत नहीं कह सकती। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोरनी काम धंधे की बातों में दखल नहीं देती। जब कोई बात कहती है तो वो समझो सर की इजाज़त से कह रही है। सर ने जानबूझकर वह बात पहले ही मोरनी के द्वारा कहलवा दी है कि हम लोग खुद को संभाल सकें। भीमराव ने सबके चेहरे पर निगाह मारते हुए कहा। शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी अब वह रिटायर हो चुके हैं सर, दारू वाला ने गंभीर स्वर में कहा। उनका यह फैसला सिरे से ही गलत है। उन्होंने कैसे सोच लिया कि हम लोग यह बात मान जाएंगे? इसलिए कि वो सर हैं और सर की बात मानी जाती है। हमने सूरजपुर के सारे मामले संभाले हुए हैं अपनी मर्जी से, किसी की दबाव में नहीं, बंधुआ मजदूर बनकर नहीं, और हम सर की बात मानने के लिए विवश नहीं हैं, गिरीश ने सपाट स्वर में कहा। मैं गिरीश की बात से सहमत हूँ, भीमराव ने फौरन कहा। लेकिन सर को समझाना भी आसान नहीं है। वो जो फैसला ले लेते हैं फिर पीछे नहीं हटते। इस बार हटना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं लगता, कोई भी चीज़ हमेशा असंभव नहीं रहती। कभी ऐसा भी वक्त आता है कि वो हमेशा के लिए संभव हो जाती है, नटवर ने गंभीर स्वर में कहा। सबकी निगाह नटवर पर जा टिकी। क्या कहना चाहते हो तुम? मालूम नहीं, लेकिन यह तो सच है कि सर हम में से ही कोई बनेगा, नटवर लाल बोला। मुझे नहीं लगता कि यह मामला आसानी से निपट पाएगा। क्यों? वो जुगल किशोर मुझे नंबरी हरामी लगता है, हमसे भी बड़ा। जिसने सर के दिलो दिमाग पर अपनी जगह बना ली, वह कितना बड़ा होगा सोचो। नारायण दास ने सब पर निगाह मारी। मेरे ख्याल से पहले यह बात सर के मुंह से हमें
सुन लेनी चाहिए। मोरनी ने कहा है तो सर भी यह बात कहने में देर नहीं लगाएंगे। सर ने जब यह बात हम लोगों से कही तो इनकार किया जाएगा, दारू वाला बोला। इनकार होता है। इनकार करने के लिए टेबल पर खड़े नहीं होना पड़ता, वाड़िया ने दांत पींचकर कहा। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। सर की कुर्सी पर हमारा हक बनता है और उस कुर्सी पर हम में से ही कोई बैठेगा। इस मामले में हम किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते। भीमराव ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। सर जब भी यह बात कहेंगी सबको बुलाकर कहेंगे, यानी कि अब तभी मुलाकात होगी सबकी जब सर के बुलावे पर इकट्ठा होंगे। कहने के साथ ही दारू वाला उठ खड़ा हुआ। चिंता मत कर, भीमराव व्यंग से बोला। सर का बुलावा शायद कल ही आएगा। जायदाद के हर कागज पर दस्तखत करा लिए। जुगल किशोर ने मोरनी से कहा, एक तो तुम सर बनने वाले हो, दूसरी वजह तुम मुझे अच्छे लगते हो। पहले कोई अच्छा नहीं लगा? नहीं। अब एक बात और बता दूं क्या? तुम मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो। मेहरबानी की यह वजह भी बता दो तो और भी मेहरबानी होगी। मोरनी जुगल किशोर को देखने लगी। सोच रही होगी कि अब कौन सी स्टोरी चालू करूं। मैं दिल से पिछले 6 सालों से सर की सेवा कर रही हूँ, लेकिन उनकी एक बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई। कौन सी बात? सर ने कहा, अब तुम सर बनोगे और मुझे तुम्हारी भी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा में सब कुछ आता है। जर खरीद गुलाम नहीं हूँ मैं कि जब चाह किसी की टांगों पर बिठा दिया जाता है। मोरनी ने नापसंदगी वाले स्वर में कहा। यह बात सर को मेरे पर छोड़ देनी चाहिए थी कि मैं क्या करना पसंद करती हूँ। जुगल किशोर उसे देखता रहा। मोरनी खामोश हो गई थी। तुम जो बात करना चाहती हो वो नहीं कर रही हो, जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुम मुझ पर हर तरफ से विश्वास कर सकती हो। अगर मेरी बात तुम्हें पसंद ना आए तो, जुगल किशोर मन ही मन सतर्क हुआ, तो मैं सिरे से भूल जाऊँगा कि तुमने मुझसे कोई बात की है। भरोसा करूँ तुम्हारा? मेरा भरोसा करोगी तो तेरे सब काम संवर जाएंगे। मैंने बहुतों की लाइफ बना दी है, तेरी भी बना दूंगा। जुगल किशोर के स्वर में अपनापन था, मिठास थी, मनमोहकता थी। मोरनी के चेहरे पर जैसे राहत के बाव उभरे। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी। जुगल किशोर की निगाह उसके चेहरे पर थी। तुम्हें वो पेंटिंग पसंद आई? मोरनी ने पूछा। जुगल किशोर मन ही मन चौंका। हाँ, वो वास्तव में बहुत अच्छी है। जुगल किशोर के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था और उसके पीछे की तिजोरी वो पेंटिंग से ज़्यादा अच्छी है। जुगल किशोर मुस्कुराया। उसके भीतर पड़ा रिमोट कंट्रोल मोरनी जुगल किशोर की आंखों में झांक रही थी। वो तो सबसे अच्छा है। जुगल किशोर खुलकर मुस्कुराया। लेकिन क्या लेकिन? वो तो भीतर बंद है। ऐसे में वो अच्छा हो या बुरा क्या फ़ायदा? जुगल किशोर ने होठ सिकोड़े। मैं किसी को जानती हूँ जो तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर जानता है। मोरनी गंभीर थी। क्या? जुगल किशोर 2 पल के लिए हक्का बक्का रह गया। मोरनी उसे देखती रही। मतलब कि सूरज सिंह की उस तिजोरी को खोलकर रिमोट कंट्रोल पाया जा सकता है? जुगल किशोर कह उठा। मोरनी उठ खड़ी थी। जवाब नहीं दिया तुमने। कॉम्बिनेशन नंबर, जुगल किशोर ने कहना चाहा। गुड नाइट। एकाएक मोरनी मुस्कुराई, पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मोरनी, जुगल किशोर ने पुकारा, परंतु वो रुकी नहीं। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। जुगल किशोर ठगा सा बैठा रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बात को मोरनी ने क्यों छेड़ा। क्या कारण था यह बात करने का? क्या सूरज सिंह के इशारे पर वो उसकी ईमानदारी को टटोलने आई थी, या फिर कोई और वजह है? और ही वजह होगी। सूरज सिंह उस पर पूरा भरोसा करता है। साली शहद चटा गई। न गले से उतर रहा है और न बाहर जा रहा है। यह बात सुबह कर लेती, कम से कम रात को तो चैन से सो जाता। अगले दिन सुबह जुगल किशोर नहा धोकर तैयार हुआ और इंटरकॉम पर नाश्ते के लिए कहा। फिर सिगरेट छुलकाकर कुर्सी पर जा बैठा। 9 बज रहे थे। चेहरे पर सोच के भाव थे। रात मोरनी ने कहा, एक
मोनी का कहा एक एक शब्द उसके दिमाग में घूम रहा था। अतः मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि मोनी ने तिजोरी वाली बात बेवजह नहीं छिड़ी। यकीनन उसके दिमाग में कुछ है, लेकिन आगे बढ़ने में समझदारी से काम ले रही है। मोनी आई, उसके पीछे नाश्ता लाने वाला था, जो कि नाश्ता रखकर चला गया। मोनी के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था कि लगे कि उसने रात को कोई खास बात हुई की है। नाश्ता करो, मोनी मुस्कुराई, आगे बढ़ी और बैठ गई। मैं ले चुकी हूँ। जुगल किशोर उसे देखते हुए सिर हिलाया, फिर नाश्ते में लग गया। मोनी लापरवाही से बैठी उधर उधर देखने लगी। तुम रात को पेंटिंग की बात कर रही थी, जुगल किशोर ने कहा। मैं तुमसे रात को कब मिली? मोनी ने हैरानी से कहा। पेंटिंग के पीछे मौजूद तिजोरी के बारे में भी तुमने बात की थी, जुगल किशोर शांत स्वर में बोला। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं कल डिनर के बाद कब तुमसे मिली? जुगल किशोर सब्र के साथ नाश्ता करता रहा। उन बातों में सबसे खास बात तिजोरी के कॉम्बिनेशन नंबर की थी। जुगल किशोर ने उसे देखा। मोनी मुस्कुराई। लगता है रात तुमने पी होगी, ज़्यादा पी ली होगी, जिसका असर अभी तक तुम्हारे सिर पर है। चालू कहेंगी। रात को तुमने अपनी जायदाद मेरे नाम की थी, मैंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा? क्या तुम्हारी पागलों वाली बेसिर पैर की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम पागल कुत्ते का असर तुम पर हो गया है। होश में रहकर बात करो। सर ने सुन लिया कि तुम ऐसी बातें करने लगे हो तो तुम्हें अपना वारिस नहीं बनाएंगे, मोनी ने लापरवाही से कहा। जुगल किशोर ने खा जाने वाली निगाहों से मोनी को देखा। कुत्ते ने नहीं, पागल कुत्ती ने काटा था रात को। एक ही बात है, किसी ने काटा है, तभी तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। मोनी मुस्कुराई। उल्लू की पट्टी बुनबुनाते हुए जुगल किशोर ने नाश्ता समाप्त किया था। वो उठ खड़ी हुई। मैं अभी बेचती हूँ, वो बर्तन ले जाएगा। जुगल किशोर ने उखड़ी निगाहों से उसे देखा। मोनी पास पहुंची, जुगल किशोर के बिल्कुल पास। उसकी गर्म सांसें जुगल किशोर के गालों पर पड़ी। सवाल यह पैदा होता है कि अगर वो रिमोट कंट्रोल तुम्हें मिल जाए तो तुम उसका इस्तेमाल कैसे कर पाओगे? कहने के साथ ही मोनी पलटी और तेज तेज कदम उठाती हुई बाहर निकलती चली गई। बिल्ली मौसी ट्रैक पर आ रही थी, लेकिन जरा धीरे धीरे। सुबह ही सबको खबर कर दी गई कि आज शाम 4 बजे सर ने मीटिंग बुलाई है, जिनमें अपने खास ओहदेदारों को बुलाया भेजा है। कुछ ओहदेदार शहर में नहीं थे। खबर सुनकर सबके पास पहुंच गई। सूरज सिंह के चेहरे पर गंभीरता लिए अपने कमरे में टहल रहा था कि मोनी वहां आई। सर, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ, सूरज सिंह ने ठिठक कर मोनी को खूबसूरत चेहरे पर नजर मारी। आज मुझे अपने ओहदेदारों में जुगल किशोर को सर बनाए जाने का ऐलान करना है, और तब क्या दिक्कतें खड़ी होगी, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। सर, मोनी ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, जुगल किशोर का सर बनाया जाना कोई पसंद नहीं करेगा। वह लोग चाहेंगे कि उनमें से ही कोई सर बने, लेकिन उनसे ज़्यादा समझदार, बहादुर और गुणी इंसान जुगल किशोर है। सूरज सिंह ने एक एक शब्द जगाकर कहा। जुगल किशोर मेरी कुर्सी संभाल कर सूरजपुर के अंडरवर्ल्ड का बड़ा बनाने की काबिलियत रखता है, जबकि किसी और में मुझे यह काबिलियत नज़र नहीं आई। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरा जमा जमाया धंधा मिट्टी में मिल जाए। आप ठीक कहते हैं सर, लेकिन यह बात किसी को समझा नहीं सकते आप, क्योंकि उनमें हर किसी के मन में आपकी कुर्सी पर बैठने की ख्वाहिश है। ऐसे में जुगल किशोर को वो बैठने नहीं देंगे। सूरज सिंह ने दांत पींचकर मोनी को देखा। मेरी जगह जुगल किशोर ही लेगा, यह बात तो मैं तय कर चुका हूँ। मोनी ने कुछ नहीं कहा। तुम जाओ, मुझे सोचने दो क्या किया जा सकता है यार, सब ठीक करने के लिए। मोनी बाहर निकल गई। हेलो, जुगल किशोर खुलकर मुस्कुराया मोनी के भीतर प्रवेश करते पाकर। कैसे हो? मोनी मुस्कुराई। ब्रेकफास्ट के बाद ऐसे ही बैठा हूँ, तुम्हारे ही ख्यालों और ख्वाबों में डूबा हूँ। मेरे? मोनी ने बैठते हुए आंखें फैलाई।
जुगल किशोर ने उसे गहरी निगाहों से देखा। आज शाम सर तुम्हें वारिस घोषित करेंगे और इस बात को कोई पसंद नहीं करेगा। सबकी आंखों में तुम कांटा बनकर खटकने लगोगे। ऐसे में तुम्हें सावधान रहना होगा, मतलब कि कोई मेरी जान भी ले सकता है। जुगल किशोर ने होठ सिकोड़े। मौका मिलेगा तो क्यों नहीं लेगा? तुम उनका हक छीन रहे हो, मौनी ने शांत स्वर में कहा। मैं तो अभी भी तैयार नहीं हूँ सूरज सिंह की जगह लेने के लिए। सूरज सिंह ने ही मुझे तुम्हारी इस बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। वे यही सोचेंगे कि इसके लिए किसी तरह तुमने ही सर को फंसाया है। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाई। इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता एक ही है क्या? मौका पाकर यहाँ से निकलो और उसके बाद सूरजपुर से भी निकल जाओ। मौनी के होठों पर मुस्कान थी। खाली खाली? जुगल किशोर के होठों से निकला। क्या खाली खाली? मैं सूरजपुर में आया, अपना 20 करोड़ गंवा लिया। सूरज सिंह को लेकर खामखा मुसीबत में पड़ा। ऐसे में सूरजपुर से निकलूं, वो भी खाली जेब, तो मेरे लिए इज्जत की बात कही हुई। मेरे इज्जत की बात हुई तो मेरे को साथ ले चलो। जायदाद तो तुम्हारे नाम लिखी थी है। कहते हुए मौनी हंसी। तुम्हारी जायदाद में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों, मकान का नक्शा पसंद नहीं आया क्या? मौनी के चेहरे पर गहरी मुस्कान छा गई। सब मकान एक जैसे होते हैं और जायदाद तो जायदाद ही होती है। और मैं कैश पर यकीन रखता हूँ, जिसे जेब में डालकर कहीं भी ले जाया जा सके। जायदाद को संभालने के लिए उसके पास पहरेदारी के लिए बैठना पड़ता है। मौनी मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। साली बड़ी घिसी हुई चीज़ है। रिमोट कंट्रोल वाली बात मुझे ही छेड़नी पड़ेगी। वैसे वो रिमोट कंट्रोल हाथ में आ जाए तो सूरजपुर से जाने की सोची जा सकती है। जुगल किशोर कह उठा। तब तो जायदाद को भी साथ ले जाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। रिमोट कंट्रोल तो मिल जाएगा, मौनी ने फौरन कहा। उसे इस्तेमाल में कैसे लाओगे? जैसे सूरज सिंह लाया था। जुगल किशोर ने सीधे सीधे उसे देखा। अपनी जगह पर कोई कैसे भी चले ठीक रहता है। तुम्हारे लिए दूसरे के रास्ते पर चलना नुकसानदेह हो सकता है। मैं संभल कर चलता हूँ। कैसे करोगे यह सब? मौनी ने शांत स्वर में पूछा। जुगल किशोर सुबह से यही बात सोच रहा था कि रिमोट कंट्रोल हाथ में आने पर सूरज सिंह की दौलत पर हाथ कैसे फेरेगा, और इसका जवाब उसे नहीं समझ आ रहा था। तुम यह सब क्यों करना चाहती हो? जुगल किशोर ने पूछा। मौनी के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आने लगे। पहले की बात और थी, परंतु अब मुझे भविष्य का नक्शा नजर आने लगा है। मौनी बोली। सर अपनी जगह के साथ साथ मुझे भी तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। भगवान न करे 2 दिन बाद तुम्हें कोई मार देता है। जो सर बनेगा मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी। जब तक जवानी कायम रहेगी तो जिस्म से सेवा करनी पड़ती, नहीं तो बाद में उनके जूते साफ करने पड़ेंगे, और ऐसी ज़िंदगी में नहीं बिताना चाहती। जुगल किशोर कई पलों तक उसे देखता रहा। अगर तुम्हारे इस विचार के बारे में मैं सूरज सिंह को बता दूं तो? मौनी मुस्कुराई। बच्चों जैसी बातें मत करो। सर तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अगर मैंने कह दिया कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि रिमोट कंट्रोल हासिल करने का कोई रास्ता है, तो फिर भगवान ही तुम्हारा मालिक है। मैं तो यूं ही मजाक कह रहा था। जुगल किशोर बोला। गुस्सा मत करो, चिंता मत करो, मैंने भी मजाक में ही जवाब दिया है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इस मामले में तुम्हारा साथ दूंगा? मर्दों को समझने की मुझे बहुत समझ है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सर बनने में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम कभी भी हाँ नहीं करते अगर सर की अता दौलत न देख लेते। दौलत देखने के बाद तुम्हारा ही करना हाँ करना भी यही साबित करता है कि तुम्हारी असल नज़र दौलत पर ही है। सयानी बिल्ली है। रिमोट कंट्रोल हाथ में आने पर तुम कैसे सर की दौलत पर हाथ फेरोगे? हाथ फेरने की बात तो बाद में आती है, जुगल किशोर ने कहा। सोचो, अगर हाथ फेर भी लिया तो यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। दौलत के साथ हर तरफ सख्त पहरेदारी है और
ये सिरदर्दी तुम मुझ पर छोड़ दो। मतलब कि दौलत के साथ बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी? जुगल किशोर बोला। मैं साथ हूँ तो जरा भी नहीं होगी, मौनी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तुम साथ ही रहोगी, तुम्हारी सहायता के बिना तो यह काम हो भी नहीं सकता। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि रिमोट कंट्रोल हाथ आने पर वहाँ से दौलत कैसे निकाली जा सकती है। वो तो मैं समझा दूंगी। मौनी का स्वर शांत था। तो फिर बाकी क्या बचा? दौलत के साथ जब हम यहाँ से निकलेंगे तो तब हम दोनों में क्या होगा? मौनी का स्वर गंभीर था। दौलत को लेकर हम दोनों की स्थिति क्या होगी? जुगल किशोर के चेहरे पर जुगलिया मुस्कान लाया। यह कोई समस्या नहीं है कि मेरी निगाहों में सबसे बड़ी समस्या है। मौनी ने उसकी आंखों में झांका। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम मेरे साथ शादी करके रहना पसंद करोगी तो फालतू की बातें छोड़ो। तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी करूं। तब मेरे पास पैसा होगा। खूबसूरत तो मैं हूँ ही। ऐसे में किसी बड़े आदमी को फांसना मेरे लिए कोई कठिन नहीं। मैं किसी बड़े आदमी के नाम के साथ चैन से ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। रमा गुलियानी की माँ लगती है ये बिल्ली, बातों में आने वाली नहीं है। तो क्या चाहती हो तुम? यहाँ से निकलकर जो भी दौलत हमारे पास है उसे शराफत से आधा आधा करके अपने रास्ते पर लगे। हाँ, ऐसा करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जुगल किशोर ने फौरन सिर हिलाया। उस समय तुम कोई गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करोगी, मौनी चेतावनी वाले स्वर में बोली। कैसी गड़बड़? कभी ये सोच कि मुझे ख़त्म करके सारी दौलत ले उड़ोगे? मैं ख़त्म किए बिना ही दौलत उड़ाने में माहिर हूँ। मैं तुम्हें इतना कमीना लगता हूँ? लगते तो उससे भी बड़े हो, लेकिन मेरे साथ हरामीपन मत करना वरना घाटे में रहोगी। बेकार की बातें छोड़ो। बेकार की नहीं, ये काम की बातें हैं और मैंने तुम्हें पहले ही समझा दी हैं। जुगल किशोर ने मुंह बिचकाकर कस लिया, जैसे उसकी बातों से बोर हो रहा। वहाँ से दौलत निकालने का काम होगा कैसे? 2 पल की खामोशी के बाद मौनी बोली। जब सर का पेट का जख्म ठीक हो चुका है, इसलिए वो बहुत व्यस्त हो जाएंगे। दिन भर वो ऑफिस में बैठे काम संभालते रहेंगे जो नीचे हॉल के पास ही है। रात को ही वे इस तरफ अपने बेडरूम में आया करेंगे या फिर दोपहर को फुर्सत मिलने पर 1-2 घंटे आराम करने के लिए। ज़रूरत पड़ने पर सर बाहर भी जाते हैं। अब तो तुम्हें सर बनाने के लिए उन्हें ओहदेदारों से जो परेशानी मिलेगी उसकी वजह से वो और भी व्यस्तता की हद तक पहुंच जाएंगे। जुगल किशोर मौनी के चेहरे पर देखे जा रहा था। यानी कि सर का बेडरूम अक्सर खाली रहेगा और इस तरफ किसी को आने की इजाज़त नहीं है। वैसे भी उधर के रास्तों के दरवाजे लाक ही रहते हैं। बेशक सर इधर हो या उधर, लेकिन तुम्हें इधर या उधर आने जाने की मनाही नहीं है, क्योंकि इस वक्त सर की आंख का तारा बने हुए हो तुम। जुगल किशोर कुछ नहीं बोला। मुझे अधिकतर सर के पास ही रहना पड़ता है। उनके कई काम मुझे करने होते हैं, लेकिन तुम पर कोई बंदिश